नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सरसंघ चालक यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख श्री मोहन भागवत का विजयदशमी का उद्बोधन अगर आपने नहीं सुना तो आपको सुनना चाहिए। YouTube पे मुझे लगता है ज़रूर मिल जाएगा। जिन्होंने नहीं सुना उन्होंने बहुत कुछ मिस किया, ये ऐसा मेरा मानना है। बहुत समय बाद संघ प्रमुख ने जो बातें कहीं बड़ी दो टूक और बड़े स्पष्ट ढंग से, इस तरह से जनरली जितना मैंने सुना है देखा है उनको, वो इतने स्पष्ट तौर पर बात बोलते नहीं। स्पष्ट तौर पर बोलते नहीं से मतलब है इतना तीखा नहीं बोलते, ऐसे प्रहार नहीं करते। वो उनके जो है वक्तव्यों में एक नरमी का भाव ज़रूर रहता है। लेकिन उन्होंने इस बार जो वक्तव्य दिया, आपको सुनने में नहीं लगेगा कि इसमें कहीं आक्रामकता है, आपको नहीं लगेगा किसी पर हमला कर रहे हैं। लेकिन श्री मोहन भागवत के स्टेचर के किसी व्यक्ति ने इस देश में पहली बार वोकिज़म के खिलाफ, वो कल्चर के खिलाफ इतना स्पष्ट ढंग से और सीधा हमला किया है। वो कल्चर मैं पहले भी एक वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से आपको बता चुका हूं कि ये आने वाले समय में भारतीय समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए, लेकिन मैं भारतीय नागरिक हूं इसलिए भारत की बात कर रहा हूं, भारतीय समाज के लिए और हमारे राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ा खतरा है। अगर इसके प्रति हम सजग नहीं हुए, मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक व्यक्ति निर्माण करने वाली संस्था है, एक गैर राजनीतिक संस्था है। उसको इस मामले में पहल करनी चाहिए, उसको इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और इसके खिलाफ जो है वो एक वातावरण बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मोहन भागवत जी का जो बयान है वो आपको लगेगा कि ये जिस पद पर वो बैठे हैं उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप है, जो उनसे अपेक्षित है, समाज जो उनसे अपेक्षा करता है उसके अनुरूप है। सीधा हमला उन्होंने वोकिज़म पर बोला। उन्होंने कहा कि ये जो वोक मार्क्सिज्म है ये समाज की व्यवस्था को तोड़ना चाहता है, जो स्थापित व्यवस्था है उसको। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया कि उसने मुख्य धारा की सामाजिक और राजनीतिक जो सोच है, जो नीति है, उस पर हमला किया, उसको ख़त्म कर रहा है। दुनिया से कर रहा है। अमेरिका और यूरोप इसका शिकार हो चुके हैं। भारत में ये कोशिश हो रही है। भारत में आप और उसके अलावा मैं मानता हूं कि उन्होंने जो कुछ कहा है उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है टाइमिंग। ऐसे समय पर कहा है जब हमास ने इज़राइल पर हमला किया है, और आप अपने आसपास नज़र दौड़ाइए, सुनिए लोगों के बयान और उनके भाषण और उनके ट्वीट चाहे हो या फिर सोशल मीडिया पर दूसरी तरह की प्रतिक्रियाएं हों, जो हमास का विरोध नहीं कर रहे हैं या जो हमास का समर्थन कर रहे हैं, आप मान कर चलिए ये सब वोकिज़म के समर्थक हैं। और इसका असर जो है इज़राइल पर जो हमला हुआ है हमास का, उसका असर अमेरिका पर भी पड़ा है। अमेरिका में जो ये वोकिज़म के पैरोकार थे, ये जो मंडली थी, उसको सबसे बड़ा झटका जो है इस घटना से लगा है, जिस तरह से इसका विरोध अमेरिका में इंटेलेक्चुअल्स में शुरू हुआ है, ख़ासतौर से जो ज्यूज़ हैं। ज्यूज़ का आपको मालूम है कि अमेरिकी समाज पर उनकी जो एकेडमियाँ हैं उस पर बड़ा असर है। और उसके बाद जिस तरह का वहाँ अभियान शुरू हुआ है, उनको सबसे बड़ा धक्का वहाँ लगा है। लेकिन मैं फिर बात लौट कर आऊँगा, भारत की कर रहा हूँ। भारत में ये जो वोकिज़म है इसको बढ़ावा दे रहा है विपक्ष हमारे देश का। जिस तरह से समाज को बांटने की कोशिश हो रही है, चाहे जातीय जनगणना की बात के जरिए बात हो, चाहे क्षेत्रवाद के जरिए बात हो। आप देखिए जिस तरह से M.K. स्टालिन और दूसरे कई नेता क्षेत्रवाद के नाम पर उत्तर दक्षिण का झगड़ा खड़ा करना चाहते हैं। जातीय जनगणना के माध्यम से जिस तरह से भारतीय समाज को जातियों में बांटने की कोशिश हो रही है, ये दरअसल देखिए होगा क्या। जातियों में जब आप बांटने की कोशिश करेंगे, ये काम अंग्रेज़ों ने किया और सफलतापूर्वक किया। बांटेंगे तो इस देश की जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी वो इस देश की प्रगति होगी, इस देश का विकास होगा, और उससे भी ज़्यादा इस देश का समाज होगा। जातियों में बटा हुआ, क्षेत्रों में बटा हुआ, भाषा के आधार पर बटा हुआ देश तरक्की नहीं कर सकता, विकास के पथ पर तेज़ी से आगे नहीं बढ़ सकता। यही दुनिया के तमाम देश
और उनमें बैठे ये जो वोक तत्व है, जो वोक तत्व के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं जिन लोगों को जानकारी नहीं है। ये दरअसल एक अफ्रीकन अमेरिकन गैंग है जो मानता है कि वो अपने पारंपरिक जो सांस्कृतिक प्रभाव है उससे मुक्त हो चुका है। भागवत जी ने भी कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है हार्ड लाइन लिबरलिज्म है, लेकिन दरअसल ये वर्ल्ड ऑर्डर को बिगाड़ना चाहते हैं। ये जो स्थापित विश्व व्यवस्था है उसको ध्वस्त करना चाहते हैं, उसको नष्ट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जो मुख्य धारा की सामाजिक और राजनीतिक सोच है, जो संस्कृति है, उसको ये हड़पना चाहते हैं, उसको निगल लेना चाहते हैं, उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं। इनसे लड़ाई बहुत ज़रूरी है, इनका विरोध बहुत ज़रूरी है। बात असल में होती है किसी भी समस्या से लड़ने के लिए ज़रूरी कि पहले आप समस्या को समझें। संघ प्रमुख ने जिस तरह से अपने उद्बोधन में इसका जिक्र किया, इस मुद्दे को जितनी गंभीरता से उन्होंने उठाया, उसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। उन्होंने इस मुद्दे की गंभीरता को, इस बीमारी को, और ये बीमारी कितनी गहरी जड़ें जमा चुकी है, इसको समझने के बाद जो है इस तरह का उद्बोधन दिया है। तो ये मेरे लिए, कम से कम मैं जो सोचता हूँ उस हिसाब से ये अच्छा संकेत है। अगर आपने बीमारी की पहचान कर ली है तो अब आप उसका इलाज भी कर सकते हैं। अगर आप बीमारी की पहचान ही नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए इलाज करना तो बहुत मुश्किल काम है। तो उन्होंने पहचान कर ली है। इतना बड़ा संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसी के बस का है कि इससे लड़ सके और लड़ने के लिए लोगों को तैयार कर सके। संघ प्रमुख कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, तो इसलिए उनके भाषण में बहुत से लोग राजनीतिक तत्व खोजते रहते हैं, तो वो राजनीतिक तत्व मिलेगा नहीं। वो समाज पर बोलते हैं, व्यक्ति निर्माण पर बोलते हैं, सामाजिक व्यवस्था पर बोलते हैं, समाज के सामने जो चुनौतियां हैं उन पर बोलते हैं, और उन्हीं पर अपने को उन्होंने केंद्रित रखा। और राजनीति की जब बात हो, वो राजनेता नहीं है, लेकिन समाज और राजनीति, इन दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, गर्भनाल जुड़ी हुई है। राजनीति को समाज से काट कर नहीं देख सकते और समाज को राजनीति से काट कर नहीं देख सकते। तो उन्होंने राजनीतिक दृष्टि से भी अगर आप देखें तो आह्वान किया है, बिना बीजेपी का नाम लिए सीधे सीधे बीजेपी के पक्ष में। उन्होंने कहा केंद्र में इतनी मजबूत सरकार है, इसके बावजूद मणिपुर में ये क्यों हुआ? इतने वर्षों से मणिपुर में शांति थी, 8-9 साल से, अचानक ये मणिपुर में क्यों हो गया? ये हुआ नहीं, ये करवाया गया। मणिपुर एक सीमावर्ती प्रदेश है, वहाँ इस तरह की घटनाएं होने का मतलब है कि भारत के जो विरोधी हैं, भारत के जो दुश्मन हैं, उनका इसमें फ़ायदा है, इसलिए कराया गया। शांति स्थापित हो रही थी तो फिर कोशिश हुई। तो फिर कह रहा हूँ कि मणिपुर की समस्या को उन्होंने समझा है। ये जो चलाया जा रहा था एजेंडा कि सरकार फेल हो गई, इंटेलिजेंस फेल हो गया, सरकार मैतेई और कुकी लोगों में झगड़ा करा रही है, ये जो है धार्मिक या मजहबी संघर्ष है, इस सब से हटकर उन्होंने समस्या का जो मूल कारण है उस पर ध्यान दिया। और उन्होंने जो अपील की, उन्होंने कहा इन विभाजनकारी शक्तियों से सावधान रहें, इनके उकसावे में मत आएं और इनके उकसावे में आकर कोई फैसला मत करें। आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। और उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, किसी पार्टी के लिए कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको वोट दें। अब देखिए, इसमें बहुत कुछ निहित है। जो अच्छा काम कर रहा है, केंद्र की सरकार अच्छा काम कर रही है, उसको वोट दें। लेकिन उन्होंने सीधे सीधे पार्टी के लिए वोट की अपील नहीं की है। इसमें एक जनरल बात है, जेनरिक बात है कि राजनीति में जो अच्छा कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाइए। राजनीति इसी से आगे बढ़ेगी, किसी एक पार्टी से आगे नहीं बढ़ेगी। जहाँ भी जो भी अच्छा काम कर रहा है उसको प्रोत्साहन देने की, उसका समर्थन करने की ज़रूरत है। इस ओर उन्होंने इशारा किया और कहा स्वयंसेवकों की ये जिम्मेदारी है कि लोगों को प्रेरित करें कि वो चुनाव के समय वोट देने जाएं, अपना वोट देने का जो दायित्व है उसका निर्वहन करें। तो ये समाज और देश निर्माण की दृष्टि से उनका उद्बोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि इसको सुनने और समझने की ज़रूरत है। इसका संदेश जितनी दूर तक और जितनी देर तक रहे वो उतना अच्छा है।
तो वो संस्कृति के खिलाफ ये भारत की ओर से, भारतीय समाज की ओर से, भारतीय सामाजिक व्यवस्था की ओर से पहला बड़ा हमला है और बड़ा निर्णायक हमला है। इसमें कहीं इफ एंड बट, कहीं भी जो है वो उहापोह नहीं है। इसमें कहीं डिफेंसिव होने की कोशिश नहीं की गई है। इसमें कहीं संतुलन बिठाने की कोशिश नहीं की गई है कि इनको भी सही कह दें, उनको भी सही कह दें, तुम भी ठीक हो जाओ, तुम भी ठीक हो जाओ। इसकी कोई कोशिश नहीं की गई। दूसरा, उन्होंने बात की विक्टिमहुड की, कि ये विक्टिमहुड का जो है कार्ड खेलना ये बंद होना चाहिए। ये जो समाज में, खास तौर से उन्होंने किसी वर्ग का, किसी संप्रदाय का, किसी मजहब का नाम नहीं लिया, लेकिन मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ कि ये जो चलन चल गया है कि इस देश में मुसलमान डरा हुआ है, जो मुसलमान इस देश के प्रधानमंत्री को गाली देता है, जो मुसलमान इस देश के प्रधानमंत्री की मरने की कामना करता है, उनकी जान लेने की बात करता है, मुसलमानों का जो वर्ग इस देश के खिलाफ बोलता है, इस देश के दुश्मनों के खिलाफ बोलता है, जो आतंकवादियों का साथ देता है, जो सर तन से जुदा का नारा लगाता है और उस पर अमल करता है, सर कलम कर देता है, उसको अगर आप बताएंगे कि वो डरा हुआ है, तो फिर डरा कौन रहा है, इसका सवाल है। तो ये समझने की बात है कि ये विक्टिमहुड के पीछे है क्या। दरअसल जो विक्टिम है वास्तव में उसी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश है। तो सरसंघ चालक ने अपने इस उद्बोधन में कहीं कोई अनावश्यक संतुलन बिठाने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने जो बात है वो खरी खरी एकदम साफ साफ सामने रखी है कि देश और समाज के सामने इस समय क्या चुनौती है और उससे लड़ने का तरीका क्या होना चाहिए। और उससे लड़ने का एक ही तरीका है, वो है एकता। कोई भी समाज तभी बढ़ेगा जब उसमें एका होगा, साथ मिलजुल कर रहने की, शांति से रहने की इच्छा और प्रयास होगा। तो वोकिज्म के खिलाफ भारतीय समाज कम से कम जागृत हुआ है, खड़ा हुआ है और विरोध करने के लिए तैयार है। ये बहुत बड़ी बात है। जो बात हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों की समझ में नहीं आई, उसको देश को समझाने का प्रयास सरसंघ चालक ने किया है। और इसलिए इसका और ज़्यादा स्वागत होना चाहिए कि जिन इंटेलेक्चुअल्स से, जो खास तौर से न्यायविद हैं, जिनसे ये उम्मीद थी कि वो ये भूमिका निभाएंगे, वो वोकिज्म के खिलाफ, इस वोक कल्चर के खिलाफ खड़े होंगे और उसको रोकने की कोशिश करेंगे अपने फैसलों के जरिए, अपने फैसलों में अपनी टिप्पणियों के ज़रिए, उनकी ओर से देश को घोर निराशा हुई है। लेकिन उम्मीद की किरण की तरह मैं मानता हूँ सरसंघ चालक का ये उद्बोधन है विजयदशमी का। ये उद्बोधन आने वाले लंबे समय तक याद किया जाएगा और इसका असर, इसकी गूंज बहुत देर तक सुनाई देगी और सुनाई देनी भी चाहिए। और अब हमारा आपका दायित्व है कि इसको समझें, इस चुनौती को, इस खतरे को। इसका असर अभी तत्काल जो होगा वो होगा ही, आने वाली पीढ़ियों पर और ज़्यादा होने वाला है। इसलिए और ज़्यादा चिंता की बात है। अगर आपको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है तो जाग जाइए, सजग हो जाइए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।